हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आईईएफएस का मॉड्यूल ए यूनिट 2 विच इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके पहले हमने यूनिट 1 अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपका सेशन मिस हो गया है, आप लोग प्लेलिस्ट से जरूर से जाकर वो वॉच कर लीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द ऑल द अपडेट्स अबाउट योर जेआईआईबी एग्जाम और साथ में आपको क्विजेस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे इन दैट ग्रुप की लिंक मैंने शेयर कर दी है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गो एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर आज का सेशन। सो अगर हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, सो मेजर आपके 3 सेक्टर्स होते हैं। वन इज योर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज योर सेकेंडरी सेक्टर, देन इज योर टर्शरी सेक्टर। तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। टर्शरी सेक्टर कैन ऑल्सो बी सब डिवाइडेड इंटू क्वार्टेनरी एंड क्विनरी सेक्टर। सो दीज टू सेक्टर्स ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। ओके, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर को अगर बहुत ही इजी वे में समझे, सो इट मीन्स है एग्रीकल्चरल सेक्टर, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। चाहे एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड लीड एक्टिविटीज फॉल्स अंडर योर प्राइमरी सेक्टर। So this sector includes all those economic activities where there is a direct use of natural resources like in agriculture, forestry, fishing, fuels, metals, minerals। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जो रॉ मटेरियल्स है उसका डायरेक्ट यूज, डायरेक्ट कंजम्पशन हो रहा है। ओके, अगर हम लोग इसी चीज का फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। मतलब आप शुगर केन का कल्टीवेशन कर रहे हो, दैट शुगर केन कल्टीवेशन कम्स अंडर योर प्राइमरी सेक्टर। इसी शुगर केन को आप वापस प्रोसेस करोगे टू फॉर्म द शुगर, उसको रिफाइनिंग कर रहे हो, उससे शुगर फॉर्म कर रहे हो, पूरा क्रिस्टलाइजेशन का मेथड कर रहे हो, दैट इज डन इन द इंडस्ट्रीज। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हुआ। अब इसी शुगर को आप पहुंचा रहे हो डिफरेंट रिटेल स्टोर से, जहां से फाइनल कंज्यूमर्स परचेज कर रहे हैं थ्रू दोज रिटेल आउटलेट्स। तो वो आपका जो रिटेल आउटलेट्स है विच इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग दिस शुगर इन द फॉर्म ऑफ different package to the final consumers, it forms the part of your tertiary sector। तो इस तरीके से आप देख सकते हो all the sectors are interconnected to each other। प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे आपका डायरेक्ट यूज हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेस का, फिर जब आप इसी नेचुरल रिसोर्स को फर्दर प्रोसेसिंग करते हो दैट इज डन अंडर सेकेंडरी सेक्टर, और फाइनली उसको जब आप फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हो, ओके, दैट इज डन थ्रू द tertiary sector which is the services sector। okay, so agrarian economy exists when the agriculture sector provides at least 50% of the country's national revenue and livelihood। तो किसी भी इकोनॉमी को हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी तब कह सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी तब कह सकते हैं जब वो स्पेसिफिक सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर अगर एग्रेरियन इकोनॉमी कहना है तो ओके, वो कंट्रीब्यूट करता है 50% इन आर नेशनल इनकम में, नेशनल रेवेन्यू में, और 50% ऑफ द लाइवलीहुड इज प्रोवाइडेड थ्रू दिस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कंस्टिट्यूट्स मेनली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। तो ये मेनली पार्ट है ऑफ आर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे विच इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की। So it includes all the economic activities that involves the processing of raw materials extracted from the primary sector। तो प्राइमरी सेक्टर में हमने एग्रीकल्चर वगैरह किया, हमने फार्मिंग करी, शुगर केन कल्टीवेशन किया। अब उसी शुगर केन को जब हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं इन आर फैक्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज टू फॉर्म द शुगर, दैट कम्स अंडर योर सेकेंडरी सेक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। Manufacturing, one of the subsector, has proven to be the largest employer in the Western developed economies। Industrial economy is one where secondary sector generates at least half of the national GDP and employment। तो अगेन किसी भी इकोनॉमी को हम लोग इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी कब कह सकते हैं, जब वो इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इन दैट स्पेसिफिक कंट्रीज जीडीपी, एटलीस्ट 50% इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द जीडीपी एंड सपोर्टिंग मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। देन लास्ट है आपका टर्शरी सेक्टर, जिसको आप सर्विसेज सेक्टर कह सकते हो। सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। अभी जैसे आपको दिव्य करियर के थ्रू ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में फॉर योर CIIB, सो दिस कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर।
ओके, बिकॉज दिस इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। ओके, सो एजुकेशन सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही है थ्रू DB करियर, सो दिस एजुकेशन फॉल्स अंडर योर टर्शरी सेक्टर। हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है आपको हॉस्पिटल्स में। बैंकिंग सर्विसेज, आप खुद जो हैं, आप लोग बैंकर्स हो, आप लोग खुद टर्शरी सेक्टर का पार्ट हो। द सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कब कहेंगे, जब आपका टर्शरी सेक्टर है मोर देन एटलीस्ट 50% और मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स दैट कंट्रीज GDP एंड सपोर्टिंग एटलीस्ट 50% ऑफ द livelihood of that country. Along with these three main sectors, there are quaternary and quinary sectors that have been introduced and they are tertiary sector subsector. So quaternary और quinary sectors जो होते हैं, they are considered to be the subsectors of our tertiary sector. जिसमें क्वाटनरी सेक्टर होता है, इसको हम लोग नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। ओके, नॉलेज सेक्टर जिसमें आपका अगेन देखेंगे तो मेन क्या क्या आ जाता है, टीचिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, जहाँ पे आपके बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ गए, बड़े बड़े आपकी जहाँ पे R&D एक्टिविटीज होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज होती है। ओके, वो सारे आपके क्वाटनरी सेक्टर का पार्ट है। This sector is by far the most important in assessing the strength of economy's human resources. कितना ज्यादा intellectual capital है किसी कंट्री के पास, कितने skilled human resources हैं, okay, that could be measured through the quaternary sector because this forms the knowledge sector. The intellectual aspect of the economy is represented by quaternary sector. कितना ज्यादा R&D में contribution हो रहा है, okay, that is done by quaternary sector. Then comes the quinary sector. क्वीनरी सेक्टर्स हो गए जो हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर्स हो गए, जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, मेन पॉलिटिशियंस हो गए, बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, ओके, हु प्ले अ मेजर रोल इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज, ओके, ऑफ द इकोनॉमीज, सो दैट कम्स अंडर द क्वीनरी सेक्टर. It includes activities in which key choices are made. It includes the highest level decision makers in governments, private corporate sectors. The number of people who are participating in this sector is quite small, yet they are regarded as a brain behind the economy's socio-economic performance. Okay, so India की economy कैसे perform करेगी on the large scale depends upon the policies, programs which are framed by those who are working in this quinary sector. Okay, जो major decision makers होते हैं, जो government authorities हो गई, cabinet ministers हो गए, बड़े level के जो corporates हो गए, okay, तो वो सब आपका क्विनरी सेक्टर का पार्ट होते हैं, वो आर रिगार्डेड एज अ ब्रेन बिहाइंड द सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट रेवोल्यूशंस इन द प्राइमरी सेक्टर. दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जो रेवोल्यूशंस हुए हैं इन द डिफरेंट टाइम पीरियड्स, कौन से फील्ड से वो रिलेटेड है और किसको फादर ऑफ रेवोल्यूशन उसका माना जाता है, हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीब्यूटर, यू कैन से इज द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर दैट रेवोल्यूशन, ये आपको नाम याद रखने हैं. पीरियड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीरियड कुछ स्पेसिफिक चीज के भी याद होंगे तो ठीक है, अदरवाइज यू डू नॉट नो have to learn the period. It is for your knowledge basis that the period is also shared here. बट मेनली रेवोल्यूशन कौन से प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है और उसका फादर किसको माना जाता है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर्स में. तो पहले बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन देखिए, जैसे मैंने कलर कोडिंग भी उसी हिसाब से कर दी है जिससे कि आप इजिली कोरिलेट कर पाओ. सो एग्रीकल्चर आपका जो भी क्रॉप्स, फार्मिंग, ये सब ग्रीन कलर का ही होता है, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं. एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कंसीडर किया जाता है, MS स्वामीनाथन को. देन इज योर व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, विच इज एसोसिएटेड फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स. इसके बूस्ट के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया था. एंड मिस्टर वर्गीज कुरियन इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन. येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ऑयल सीड्स. देखिए, कलर भी वही है, लगभग आप देखोगे सबका कलर भी वही है जिससे वो प्रोडक्ट एसोसिएटेड है. ओके, so Mr. Sam Pitroda is considered to be the father of yellow revolution. Blue revolution is considered with increasing the productivity of fish, aquatic products, aquatic animals, fish की health, उन सब के लिए. इसका फादर ब्लू रेवोल्यूशन किसको कंसीडर किया जाता है, डॉक्टर अरुण कृष्णन को. Then you have golden revolution which is associated with fruits, horticulture products, honey. Mr. Nirpak Tutej is considered as a father of golden revolution. Then golden fiber revolution,
इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट। इसका कोई फादर स्पेसिफाइड है नहीं। ठीक है, एग्जाम में आपका गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आ चुका है पहले। ओके, सिल्वर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ एक्स, एंड मिसेस इंदिरा गांधी इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद कॉटन। तो याद रखना है, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स है बट गोल्डन फाइबर जूट से है। वैसे सिल्वर एक्स से और सिल्वर फाइबर की जहां बात आ रही है तो वहां पे आप देख रहे हो कि यार्न प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए, जैसे गोल्डन फाइबर जूट है और सिल्वर फाइबर कॉटन है। पिंक रेवोल्यूशन आपका रिलेटेड है विथ फार्मास्यूटिकल से भी है, प्रॉन्स से भी है, ओके, और आपका अनियन से भी है। इन तीनों प्रोडक्ट्स रिलेटेड है पिंक रेवोल्यूशन, एंड मिस्टर दुर्गेश पटेल इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है विद लेदर, कोकोआ एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, एंड मिस्टर हीरालाल चौधरी इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन। Then you have red revolution, meat and tomato is associated with the red revolution, and Mr. Vishal Tiwari is considered to be the father of it. ग्रे रेवोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ग्रे रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? फर्टिलाइजर से। और याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैक रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, ग्रे आपका फर्टिलाइजर से और ब्लैक पेट्रोलियम से। एवरग्रीन में आपका सारा ही आ गया, टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आ गया इसमें। और प्रोटीन राउंड रेवोल्यूशन आपका पोटैटो से है, और प्रोटीन रेवोल्यूशन अगेन विद द एग्रीकल्चर से ही है। प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर द हायर प्रोडक्शन of the agriculture based products also, and this term is coined by Mr. नरेंद्र मोदी in 2020। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी ने टर्म कॉइन किया था, प्रोटीन रेवोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है जो आपको याद रखने हैं। इट इज एसोसिएटेड विद विच प्रोडक्ट, और फादर ऑफ दिस रेवोल्यूशन किनको कंसिडर किया जाता है। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इस टेबल से आता ही है हर बार। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर, सिल्वर फाइबर और आपका ग्रे रेवोल्यूशन, इस पे क्वेश्चंस आपके पहले प्रीवियस ईयर में देखने को मिल चुके हैं। अब एक एक सेक्टर की थोड़ा डिटेल वे में बात करते हैं। तो पहला हमारा प्राइमरी सेक्टर था विच इज योर एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट सेक्टर बट ऑल्सो द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर, the main unorganized sector, accounting for more than 90% of the unorganized labor। तो ये biggest private sector consider किया जाता है which is supporting majority of India's population in terms of employment। और ये काफी ज्यादा unorganized sector है, इसमें कोई proper laws या rules नहीं frame किए गए हैं by the government regarding कि कितना इनको सैलरी या वेजेस मिलना चाहिए, and it is there are no particular act, okay, which regulate the agriculture sector, so it is mainly considered under the unorganized sector and supporting more than 90% of the unorganized labor। Agriculture share of the country's gross income has been declining, while the industrial and the services sector shares have been steadily increasing। तो मैंने साथ में पहले भी बताया था, अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एग्री सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है, और आज की अगर करंट ट्रेंड की बात करें तो एग्रीकल्चर का लोएस्ट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर नेशनल आउटपुट। जीडीपी में सबसे लोएस्ट कंट्रीब्यूशन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का है, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है। अब कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने रन करी है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, and it has seen a satisfactory development as a result of improved technology, irrigation, better inputs in the form of seeds, fertilizers, pesticides, better pricing strategies adopted, e-NAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिससे फार्मर्स क्या है प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी कर सके ऑफ देयर प्रोड्यूस। ओके, तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। In recent year, livestock, poultry, fisheries, horticulture have also led the way in terms of output increase। तो ये सब allied activities, livestock, poultry, dairy, इन सब ने भी काफी contribution किया है in our agri sector। Agriculture remains a critical sector offering employment and livelihood opportunities to large segment of population। तो मैंने वही आपको बताया था, employment के terms में बात करेंगे तो agriculture sector has the highest contribution, बट अगर वहीं हम लोग जीडीपी के टर्म्स में बात करेंगे तो एग्रीकल्चर हैज द लोएस्ट कंट्रीब्यूशन। ओके, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ही सपोर्ट कर रही है, बट नेशनल आउटपुट में इसका कंट्रीब्यूशन सबसे
कम है। बट एम्प्लॉयमेंट की भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग एक ही फील्ड पे एम्प्लॉयड है, उससे अब क्या है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती नहीं है, आपका यील्ड तो उस हिसाब से बढ़ नहीं जाएगा। ओके, सो इट देयर इज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट विच यू कैन फाइंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की। सो इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 सब सेक्टर्स। इट इंक्लूड्स योर माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये 4 सब सेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर है जर्नी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कैन बी सम्ड इनटू 4 फेसेस इंक्लूडिंग प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो अगर इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो उसको हम लोग 4 फेसेस में टर्म कर सकते हैं, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला फेज है दैट इज फ्रॉम 1951 टू 65। दिस इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन। जब ये इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह स्टैब्लिश किया गया था और इंडिया मूव करी थी टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। देन कंसीडर एज अ फेज 2 विच इज फ्रॉम 1965 टू 1980। जिस फेज में पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल इसको कहा जाता है, 1965 के 1980 में। इस समय क्या आता है, अब बहुत ज्यादा इंडो पाक वॉर, चाइना के साथ वॉर, तो उस समय मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट विद द वॉर ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज। देन देयर वाज अ फेज 3 बिटवीन 80 टू 91 विच इज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी, जहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह दिए गए और उन्होंने कोशिश करी वापस इंडिया की इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए। ओके, तो इसमें थोड़ा आपको रिकवरी देखने को मिली। एंड देन फाइनली 91 ऑनवर्ड्स, अब 91 में आपको पता है इंडिया हैज हिट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इतने कम थे कि सिर्फ नेक्स्ट 2 वीक्स का ही हम लोग इंपोर्ट सरवाइव कर सकते थे। उस समय इंडिया ने काफी ज्यादा लोन लिया आईएमएफ से, गोल्ड काफी प्लेज किया और रिफॉर्म्स किए इन द टर्म्स ऑफ एलपीजी। तो दिस फेस इज कंसिडर टू बी द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, जहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से काफी रिफॉर्म देखने को मिला। सो दीज आर द 4 फेजेस जिसमें कि इंडियन इंडस्ट्री जो है उसको हम लोग सम अप कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। आईआईपी क्या होता है? आईआईपी मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन अ गिवन ईयर। बेस ईयर इसका 2010-11 कंसीडर किया जाता है। ओके, तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब एरियाज में, माइनिंग, इनमें कितना ग्रोथ हुआ है। So it is an index reflecting growth in the broad sectors of mining, manufacturing and electricity and the growth in the use-based sector of basic goods, capital goods, intermediate goods. So actual में ये एक इंडिकेटर है which reflects the growth in the sectors of mining, manufacturing, electricity. Okay. सो आईआईपी एक आपका मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो ये ट्रैक करता है द आउटपुट चेंजेस इन द इंडस्ट्रीज। It is calculated by National Statistical Office, which also calculates the index of core industries. So 8 core industries के अंदर में कौन कौन से आते हैं? It includes your refinery products, electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement, fertilizers. They are considered to be the core industries. एक बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था जिसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया था विच डजंट फॉर्म द पार्ट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, तो उसमें आपको बताना था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर core industries. Okay, so these 8 core industries they form the key part of your index of industrial production. ये key part form करती है IIP का। इनका मेजर वेटेज है, ओके, ओवर 40% इनका वेटेज है इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट, जिसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का हाईएस्ट वेटेज है। ओके, सो दे में फॉर्म्स द मेजॉरिटी वेटेज इन देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट। सो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ओके, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में आपका वही आता है पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स हो गए जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। ओके,
तो ये सारा स्टील हो गया जो आपका मेनली कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, सीमेंट हो गया अगेन कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्रोवाइड करती है टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये आपका मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स भी होता है एक अलग से आपका, देयर इज एन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, which is again a monthly production index, okay, which helps to predict the overall industrial performance, कितना ज्यादा हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट, कितना कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके, तो उसको रिफ्लेक्ट करती है ये। लास्टली हम लोग बात करते हैं सर्विसेज की, विच इज अ टर्शरी सेक्टर। So this sector produces intangible or invisible goods for the businesses and consumers. So like banking, it comes under your services sector only, tertiary sector. Now you cannot touch the banking services. Okay, so it has an intangible nature or it forms a part of invisible goods आप कह सकते हो, because you cannot see the services, you can only feel them. The services sector proportion has increased from 33% in 1950 to 55.3% in 24-25। तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा जो इसका कंट्रीब्यूशन है इन आर जीडीपी, इट हैज शोन अ ह्यूज जंप। ओके, सो 33% से इसका अभी कंट्रीब्यूशन अराउंड 55% हो गया है। एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ 2021 by the UNICTAD, India in 2020 was the fifth largest recipient of FDI. However, India's rank dropped to 15th position in as per the report of 24 for receiving FDI. So FDI भी इंडिया में बूस्ट ही हो रहा है, बट रैंकिंग वाइज अगर देखें तो 2020 में इट वाज लाइक द फिफ्थ लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट उसकी रैंकिंग में कुछ ड्रॉप देखने को मिला इन 20 एज पर द 2024, एंड नाउ इट इज stood at the 15th position. The report attributes the decline to the various factors. अब कौन कौन से रीजंस थे जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए जिसकी वजह से आपको एफडीआई कंट्रीब्यूशन में स्लो डाउन देखने को मिला? सो फर्स्ट इज अ स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अभी आपको पता ही है, वैसे भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो भी चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर और डिफरेंट जो भी वॉर्स चल रहे हैं, और खासकर प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, ओके, विच इज लाइक कंसिडर टू बी द रिवर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ओके, अपनी खुद की इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक ओवरऑल स्लो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला है। तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट इंडिया पे भी देखने को मिला है। ओके, एंड ड्यू टू राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंक्रीजिंग वॉर्स, एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज, ओके, कि जिससे स्पिल ओवर इम्पैक्ट उतना ज्यादा ना पड़े, और साथ में अनसर्टेन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, देयर इज एन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग की फ्यूचर में, क्योंकि अब इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल। अब वॉर वगैरह की चलते इन्फ्लेशन राइज हो जाता है, देयर इम्पोर्ट बिल स्पाइक्स अप, तो उन सभी का इम्पैक्ट इंडिया पे इकोनॉमी पे पड़ता है। इंडिया हैज मेड अ ग्लोबल इम्पैक्ट बाय बीइंग अमंग द टॉप 10 सर्विसेज एक्सपोर्टर कंट्रीज, बट सर्विसेज की सेक्टर की बात करें, so it is considered to be the top 10 exporter countries in terms of services. India dominance in software is globally respected. Out of total net service exports, about 40% pertains to software. So mainly जो services sector में जो exports होता है, that is done in terms of software exports, which forms 40% of the total exports in the services sector. फिर हम लोग बात करेंगे सनराइज सेक्टर्स। सनराइज सेक्टर्स किसको कहा जाता है? इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, जिसमें अगेन कुछ ऑप्शंस दिए थे और आपको फाइंड आउट करना था इनमें से कौन सा सनराइज सेक्टर में नहीं आता। तो सनराइज सेक्टर वो है जिसका फ्यूचर में काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल है ग्रोथ होने का। अभी उतना ज्यादा उसमें, मतलब अभी जस्ट आप मान लो एकदम इन्फेंट स्टेज पे है, बट उसमें ह्यूज फ्यूचर पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है। So sunrise sector is one which is still in its infancy but has the potential for significant growth. This sector is characterized by strong growth rates, high degree of innovation, high level of public awareness, with investors attracted to long term growth prospects. जैसे आपका ई व्हीकल्स हो गया, ठीक है, अब वो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी अच्छा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स खरीदे, उससे कार्बन एमिशंस नहीं होंगे, इसका पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। ओके, ये एक इनोवेटिव अप्रोच भी है for reducing the carbon emissions. Okay, so that is considered to be a sunrise sector.
Existing Indian industries that may be categorized as sunrise sector are likely to benefit the economy in terms of job creation, business growth in the future. तो फ्यूचर में ऑफकोर्स जो सनराइज सेक्टर है दैट वुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज सेक्टर of the population. They will contribute towards the overall growth of our economy. So ये sectors है which forms a part of sunrise sector in India. Green energy, fintech, information technology, electronics, pharmaceuticals, automobiles, healthcare, infra sector, retail sector, processing plants. These are and the other emerging sectors. They all form the part of sunrise sector. तो वो सारे सेक्टर जो इमर्जिंग सेक्टर के अंदर में आते हैं, okay, which are contributing towards innovativeness, and due to high degree of public awareness, a large huge amount of investment is also received by these sector, and they have a huge growth potential. Okay, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है. चलिए इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ऑप्शंस आर फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फिशिंग. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन. तो हमने देखा था कंस्ट्रक्शन आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट हो गया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर फॉल करता है. ओके, नेक्स्ट इज क्वाटनरी सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ डैश. ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर है सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि ये टर्शरी सेक्टर का सब सेक्टर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं विच इज अ नॉलेज सेक्टर. ओके, जिसमें आपका R&D, टीचिंग, ये सभी चीजें आती हैं. नेक्स्ट इज गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज कनेक्टेड टू. ऑप्शंस आर हनी, हॉर्टिकल्चर, जूट, ऑयल सीड्स. सो राइट आंसर इज जूट. गोल्डन फाइबर जूट है, सिल्वर फाइबर कॉटन है. ओके, ऑयल सीड्स येलो कलर के होते हैं, तो येलो रेवोल्यूशन से रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट है विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, फिशरीज. तो जीडीपी के टुवर्ड्स हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विसेज का, और लोएस्ट कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच सेक्टर प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन. सो एम्प्लॉयमेंट की टुवर्ड्स हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर विच सपोर्ट्स मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. बट इसमें क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. ओके, बट स्टिल इट इज सपोर्टिंग मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन दर लाइवलीहुड. सो एम्प्लॉयमेंट में मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है और जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर का है, तो ये याद रखिएगा. सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. अगर आपको पसंद आया हो जरूर से लाइक कर दीजिएगा आज का सेशन को, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस. साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टू गेट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू JAIIB. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.